बात चाहिए। अब ये मोडालिटी की बात करते हैं। बाहर एलओपी साहब जाके शेर कश्मीर के बारे में बात करता है, उमर साहब की अपब्रिंगिंग पे बात करता है, और यहां आकर ये ड्रामा करता है। पहले ये उसके लिए माफी मांगे, उसके बाद यहां एलओपी साहब ने बाहर इतनी गंदी अल्फाज यूज किए और उसके बाद यहां आके ये कहते हैं हम माफी। तो मुझे लगता है इनको फिर से वॉकआउट करके निकलना चाहिए। बोला ऑनरेबल स्पीकर सर, एक सेकंड, आप नहीं उनसे बोल रहा हूं, आज मैं उनसे बोल रहा हूं, मैंने उनसे एक सेकंड, अच्छा इधर सुनो, बात सुनो। ऑनरेबल स्पीकर सर, स्पीकर साहब के खिलाफ कैसे शब्दों का उपयोग किया, उसमें माफी मांगे। ऑनरेबल स्पीकर सर, एक सेकंड आप अपने ऑनरेबल स्पीकर मैं पहले इनसे ही दरखास्त करूंगा कि सुनने से पहले ही शोर ना करें। हो सकता था यहाँ किसी को हक है। देखो बात सुन, मैंने दरखास्त किया, मैंने दरखास्त किया आपसे, मुझे बोलने तो दे, बात करने तो दे भाई। मैं समझ रहा हूँ, मैं आपका दर्द भी समझ रहा हूँ, इनका इख्तियार भी समझ रहा हूँ। आई एम नॉट a पर्सन। बात करने तो दे दो, सर ठीक है। कोई भी चीज यहाँ बेसिस उसकी ये है, डिग्निटी ऑफ दिस हाउस। देखिए मैंने दरखास्त किया, सुनो, बात करने दे दो। डिग्निटी ऑफ दिस हाउस, उसी से जुड़ी है हमारी रेस्पेक्ट। कोई भी एमएलए हो, उसकी पर्सनल रेस्पेक्ट और इस हाउस की मर्यादा, उसी बुनियाद पे बीजेपी के हमारे कुलीग्स ने सवेरे जो इशू उठाया, ठीक है, we can understand that here or there people are hurt on certain exchange। ये गिला इनको भी है, ये गिला इनको भी है। बीच में जो हम लोग हैं, हमारा एक ही रोल बनता है। बात सुनो भाई, बात सुनो। इन्होंने भी कहा कि we leave it to the conscience of the house and speaker and sense of the house। जब इन्होंने आप पे एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस भरोसा जितलाया, उनको उस भरोसे का आदर करना चाहिए था। एक बात, ऑनरेबल एमएलए श्यामलाल शर्मा साहब और खलातिया साहब दोनों बात रख रहे हैं, हमने इनकी पूरी बात गौर से सुनी। एक मिनट सर, आप यार भट्ट साहब एक मिनट रुको यार, आप रुको एक मिनट। जब इन्होंने बात रखी हमने पूरा सुना। कल भी आप देखो ना, आप सुनते नहीं भाई, यही तो बात है। इन्होंने बात रखी सर, कल भी ऑनरेबल सीएम साहब ने खुद यहाँ से कहा अगर मेरी बात ये सुनते तो शायद मैं इसमें कोई चेंज करता। ये ऑन रिकॉर्ड है, यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड है सर। उसके बाद सुबह सीएम साहब ने क्वेश्चन आवर में यहाँ आना था, उनकी कुछ मीटिंग थी, उसके बाद उन्होंने यहाँ आना था। ये खुद ही बाहर चले गए। ये यहाँ बैठते, जब सीएम साहब आए थे उनको सुनते, वो फिर अपनी बात रखते। अब सीएम साहब तो यहाँ है नहीं। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, ये नहीं चाहते कि पब्लिक्स के जो डिमांड्स हैं या उनके मुद्दे हम यहाँ पे रेज करें, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट ग्रांट्स हैं आज।
और ये आम लोगों से जुड़ी हुई ग्रांट्स हैं। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, ये हाउस चलना चाहिए, लोगों को बोलने का मौका मिले ताकि ये हाउस चले सर। सैफुल्लाह साहब सर ये ग्रांट्स पे बोलना है, हाँ ग्रांट्स पे ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया ग्रांट्स पे बोलने का। सर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं आज जिनके ग्रांट्स हैं, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिन पे आज बात होनी है। तो ऑनरेबल मेंबर्स को भी चाहिए कि बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट से बात कीजिए। जब सीएम साहब यहाँ होंगे तब आप बात कीजिए। इस वक्त आपके भी मसाइल हैं, हमारे भी मसाइल हैं, लोगों ने आपको भी भेजा है, हमें भी यहाँ भेजा है मसले हल करने के लिए। बेहतर यह है कि आप भी बात करें, हम भी बात करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बोले साहब, बोलिए आप। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं ये जो एजुकेशन, पहले मैं एजुकेशन की बात करना चाहूँगा। पिछले 1-1.5 साल में, 1 साल कुछ महीने हो गए, मैं जब देख रहा हूँ एजुकेशन में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स आ गई हैं, उसमें कोई शक नहीं है। एजुकेशन डिपार्टमेंट के जरिए से जो सरकार जो हमारी आई है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के जरिए से बहुत सारे इलाकों में टीचर्स नहीं थे, प्रिंसिपल्स नहीं थे, लेक्चरर्स नहीं थे, कहीं पे और स्टाफ की जरूरत थी। तो इस गवर्नमेंट ने 1 साल के अंदर बहुत हद तक वो जो डर थी, जो कमी थी स्टाफ की, उसको कम किया है, वहाँ पर भेजा है। दूर दराज इलाकों में भी आपने टीचर, लेक्चरर, प्रिंसिपल्स का भेजा है, उसके लिए हम आप शुक्रगुजार हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे मसले हैं जिन पे आपको गौर करना चाहिए। आपके काम करने में कोई हमें मतलब उसके लिए हम आप मुबारकबाद देते हैं आपको, आपने बहुत काम किया है, लेकिन कुछ और मसले हैं जिनकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। उसमें से मैं आपको एक बात सबसे अहम जो है, जहां आप एक तरफ से कंसोलिडेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन वहां पे कहीं कहीं कुछ इलाके ऐसे हैं जो दूर दराज इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, जो फार-फ्लंग एरियाज है, वहाँ पे आपको अपग्रेडेशन करने की ज़रूरत है। उस चीज़ को आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, वहाँ पे अपग्रेडेशन होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे हाई स्कूल के लिए या हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। बहुत सारे बच्चों को कहीं 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर का सफ़र उनको जाना पड़ता है, तो उसकी तरफ उसको तवज्जो देनी चाहिए कि अपग्रेडेशन भी होना ज़रूरी है नीड बेसिस पे। स्पीकर साहब, दूसरी बात मैं आप इनसे कहना चाहूँगा, ओपनिंग ऑफ न्यू स्कूल्स की मैं बात करूं, बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पे आप ओपनिंग ऑफ नई न्यू स्कूल्स की जरूरत है, खासकर पहाड़ी इलाकों में, दूर दराज इलाकों में, फार-फ्लंग एरियाज में कहीं कहीं ऐसे ह्यूमलेटस ऐसे हैं, कहीं कहीं छोटे छोटे कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे जरूरत है आपको नए स्कूल की, वहाँ पे नए स्कूल देने की जरूरत है नीड बेसिस पे। देख लीजिए, ये जरूरी नहीं कि आप हर एक जगह नया स्कूल दिया, ऐसा नहीं। हाँ, जहाँ जहाँ जरूरत है, जहाँ जहाँ नेसेसरी है, वहाँ पे नए स्कूल आप खोल दीजिए, वो जरूरत है। इसके साथ साथ एजुकेशन के हवाले से मैं एक और बात करना चाहूँगा कि SHA स्कीम के तहत आपने बहुत सारे स्कूल्स खोले थे पहले, हमने हमारे वक्त में, हमारी गवर्नमेंट थी, बहुत सारे स्कूल्स खोले थे, लेकिन उसके बाद जब PDP की गवर्नमेंट आई, उन्होंने उन स्कूल्स को क्लब किया, बहुत सारे स्कूल्स को क्लब किया एक जगह, जबकि उन स्कूल के लिए आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है, स्कूल बने हुए, बिल्डिंग्स बनी हुई है। तो मैं चाहूँगा, क्योंकि बच्चों को तकलीफ होता है, छोटे बच्चों को तकलीफ होता है, लोगों को तकलीफ, उनके पेरेंट्स को तकलीफ होता है। मैं चाहता हूं जो स्कूल आपने दूर दराज एरियाज में, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, कुपवारा की डिस्ट्रिक्ट में आपने पहाड़ी इलाकों में स्कूल को, प्राइमरी स्कूल को क्लब किया है एक जगह, सबको सिलेक्ट कर एक जगह लाया है। मैं चाहूँगा क्लब उनको कीजिए, उन स्कूल्स को फिर से अपनी जगह आप लगा दीजिए उन माहौलों में, ताकि वहाँ के बच्चों को कोई तकलीफ न हो, उनको सहूलियत हो, उनके पेरेंट्स को वहाँ पे सहूलियत हो। ये मैं कहना चाहूँगा आपसे। इसी तरह से अब डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है, हर जगह हर एक डिजिटलाइजेशन की बात करें। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप कोशिश कीजिए, आप अपने जो आपकी फाइनेंसेस है उसके हिसाब से कम हर एक स्कूल में एक स्मार्ट क्लास आप बना दीजिए, हर एक स्कूल में एक स्मार्ट क्लास, जहाँ पे
बच्चों को बड़ी सहूलियत मिलेगी और वो बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। हर एक, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, चाहे वो मिडिल स्कूल हो, चाहे वो हाई स्कूल हो या सेकेंडरी स्कूल है, कोशिश कीजिए। अगर पूरे स्कूल को आप स्मार्ट स्कूल नहीं बना पाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन एक एक क्लास हर एक स्कूल में ऐसा बना दीजिए जो स्मार्ट क्लास होगा, जहाँ कंप्यूटर की फैसिलिटी होगी, जहाँ नेट की फैसिलिटी होगी, जहाँ हर एक की फैसिलिटी होगी, ताकि बच्चों को एक ट्रेनिंग मिलेगी आगे जाने की, आगे बढ़ने की। ये मेरे आपसे गुजारिश है, ये बहुत इस बारे तवज्जो देने की जरूरत। एक और बात मैं करना चाहूँगा आपसे, मेरी गुजारिश आपसे होगी कि अभी भी आपके बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं, हाई स्कूल लेवल पे, मिडिल स्कूल लेवल पे और लेवल पे जो आपके स्कूल्स हैं, अभी भी आपको कहीं कहीं टीचर्स की कमी है, कहीं लेक्चरर्स की कमी है, कहीं प्रिंसिपल्स की कमी है। मैं केरन एरिया की बात करूं, दूर दराज इलाका है, प्रिंसिपल नहीं है वहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल में। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे भी एरियाज होंगे जहाँ आपको ज़रूरत है इन चीज़ों की। तो मैं चाहूँगा कि आप जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत है अभी भी टीचर या लेक्चरर या प्रिंसिपल भेजने का वहाँ भेज दीजिए। उसके लिए आपका एक हल है, क्योंकि आपके पास वैकेंसीज हैं, उन वैकेंसीज को फिलअप करने की जरूरत है। आपका नई क्रिएशन की अभी जरूरत नहीं है। जो आपके पास वैकेंसी हैं इस वक्त, उन वैकेंसीज को आप फिलअप कर लीजिए। आपकी जो कमी है वो पूरी हो सकती है बहुत हद तक। ये मेरी आपसे गुजारिश है। इसी तरह से मैं कॉलेजेस की बात करना चाहूँगा। कॉलेजेस अब नया जमाना, नया दौर है, कंप्यूटराइज्ड दौर है, तो उसी हिसाब से आपको कॉलेजेस को भी इक्विप करना पड़ेगा। मेरी ये गुजारिश होगी आपसे, मैं जब देख रहा हूँ पूरे जम्मू कश्मीर के कॉलेजेस, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो नए सब्जेक्ट जो आपके इंट्रोड्यूस करना चाहिए उन कॉलेजेस में। मगर आपने डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की बात करो तो कुपवारा के बारे में आपसे एक हमारे पास कॉलेजेस हैं, चाहे कुपवारा में है, करालपुरा एरिया में है, लोलाब एरिया में, लंगेटिया हंदवारा एरिया में कॉलेजेस हैं। उन कॉलेजेस में नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। अभी वहाँ पुराने ही वो सब्जेक्ट्स हैं, नए सब्जेक्ट्स वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर लीजिए, ताकि वहाँ पे जो बच्चे हैं जो चाहते हैं, जो हमें मिलते हैं, बोलते हैं ये बात कि हमें नए सब्जेक्ट्स पढ़वाइए, हमें नए सब्जेक्ट्स कॉलेज में इंट्रोड्यूस कीजिए ताकि हम उन सब्जेक्ट्स को पढ़ सकें। तो ये इस चीज़ नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, ये मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ। इसी तरह से ये मैं चाहता हूँ कि आपका हर एक कॉलेज अब कंप्यूटराइज्ड कॉलेज हो, डिजिटल कॉलेज हो, यानी उसमें क्लासेस में तकरीबन हर एक क्लास में आपका हर एक क्लास जो एक तो क्लास लेक्चर के लिए हो, लेकिन उसके साथ साथ वो स्मार्ट क्लास भी बने। उसके लिए आपको तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि आज ज़माने में जो हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, चाहे हिंदुस्तान के अंदर या हिंदुस्तान से बाहर जो जाते हैं हमारे बच्चे, उनको वहाँ पे कंपटीशन है, वहाँ पे उनको कम्पीट करना पड़ता है। और रियासतों के बच्चों के साथ हम चाहेंगे हमारे जो कॉलेजों से जो बच्चे निकलेंगे, यूनिवर्सिटी से जो बच्चे निकलेंगे, वो आगे जाके कम्पीट करें और एरियाज के लिए। इसी तरह से मेरी गुजारिश होगी आपसे कि नए कॉलेजों की जरूरत है जनाब। बहुत सारे एरियाज में ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे अभी एक तहसील में एक भी कॉलेज नहीं है। मैं चाहूँगा जहाँ जहाँ आपके किसी तहसील में अगर कोई कॉलेज नहीं, नया कॉलेज है, तो उस कॉलेज में, उस एरिया में आप नया कॉलेज दीजिए। मैं अगर अपने इलाके की बात करूँ तो त्रेगाम एक तहसील है, पूरा एक तहसील है मेरे इलाके में, लेकिन उस तहसील में कोई कॉलेज नहीं है। मैं चाहूँगा कि त्रेगाम में आप एक कॉलेज दे दीजिए। इसी तरह से नया कॉलेज, इसी तरह से केरन एक बराबर एक तहसील है, लेकिन पूरे तहसील में कोई कॉलेज नहीं है। 40-50 किलोमीटर पहाड़ी सफर तय करना पड़ता है बच्चों को कॉलेज जाने के लिए। मैं चाहूँगा त्रेगाम और केरन में एक नया कॉलेज हमें चाहिए। इसी तरह से मैं और का वक्त ज़्यादा ना लेना चाहूँगा, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट ग्राउंड से मेडिकल एजुकेशन की मैं बात करना चाहूँगा। मेडिकल एजुकेशन में आपने अच्छा काम किया, उसमें कोई शक नहीं है। जहाँ बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ डॉक्टरों की दर कमी थी, जहाँ पे डॉक्टर्स नहीं थे, वहाँ आपने डॉक्टर्स भेजे, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं आपके पास, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे अभी डॉक्टरों की कमी है। कोशिश कीजिए कि जहाँ अस्पतालों में जहाँ पे डॉक्टरों की कमी है वहाँ पे डॉक्टर होने चाहिए। अगर मैं अपने इलाके में बात करूँ, ऑनरेबल स्पीकर साहब, मेरा एक करालपुरा SDH करालपुरा है। मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है, 1 साल से उस SDH का थिएटर बंद पड़ा हुआ है, सिर्फ
एनेस्थीसिया डॉक्टर के लिए, एक बाकी डॉक्टर से आपका सर्जन है बाकी, लेकिन एनेस्थीसिया डॉक्टर वहाँ पे नहीं। अगर एनेस्थीसिया डॉक्टर वहाँ होगा तो ऑपरेशन थिएटर वहाँ चलेगा। तो मैंने बहुत बार कोशिश की, मैंने कमिश्नर साहब एजुकेशन से दिया, मेडिकल एजुकेशन से वहाँ उससे मिला, मैं आपसे मिला, मैं आपके डायरेक्टर हेल्थ के ऑफिस में खुद गया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैं आज चाहूँगा इन ग्रांट्स के हवाले से ये मसला मेरा करालपुर SDH का ये मसला हल हो जाए, और वहाँ पे एक गैनिकोलॉजिस्ट भी नहीं है, तो गैनिकोलॉजिस्ट भी वहाँ पे होना चाहिए, ये मेरी गुजारिश होगी। इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा हॉस्पिटल्स को अपग्रेडेशन करने की जरूरत है जहाँ जहाँ जरूरत है। मेरा एक अस्पताल है त्रेगाम का हेल्थ सेंटर, स्पीकर साहब 1958 से वो हॉस्पिटल वहाँ पे है, लेकिन अभी तक अपग्रेड नहीं हुआ है। मैं चाहूँगा आज त्रेगाम का जो हेल्थ सेंटर है उसको आप अपग्रेड करके उसको SDH बनाइए, क्योंकि वो एक तहसील में एक ही हॉस्पिटल है जो अभी है वहाँ पे, उसको अपग्रेड कर दीजिए। इसी तरह से आपका हमारा है वहाँ पे तो ये जो मैं कहूँगा नगरी का कोई हॉस्पिटल है जहाँ पे हमें डॉक्टर्स की कमी है। जैसे मैंने करालपुरा का कहा, एनेस्थीसिया का डॉक्टर वहाँ नहीं है, कुछ गैनिकोलॉजिस्ट नहीं है। त्रेगाम का हेल्थ सेंटर है, वहाँ डॉक्टरों की कमी है। PHC नगरी है, वहाँ भी हॉस्पिटल जहाँ डॉक्टरों की कमी है, वहाँ पे डॉक्टर होना चाहिए। मैं चाहूँगा एक और अहम मसला स्पीकर साहब आपकी वसात से मैं कहना चाहूँगा कि आपके बहुत सारे सब सेंटर्स ऐसे, मैं पहाड़ी इलाकों की मैं बात कर रहा हूँ, मैं शहरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूर दराज इलाकों की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे सब सेंटर्स हैं जहाँ पे आपका मेडिकल स्टूडेंट नहीं है, GN जैसे जो नर्स नहीं है, वो उसके लिए आपके यहाँ हमें कश्मीर के अंदर खासकर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ट्रेनिंग की हुई है, या तो मेडिकल स्टूडेंट की ट्रेनिंग की है, या तो डेंटल स्टूडेंट की ट्रेनिंग की है, या कोई लैब स्टूडेंट की ट्रेनिंग की है, या टेक्नीशियन मुख्तलिफ ट्रेनिंग की है। उनको एब्जॉर्व कर लीजिए, उनको एंजॉय कर लीजिए, ताकि उन मेडिकल जो सेंटर्स हैं उन मेडिकल सेंटर्स में वो जाके वो काम करे और लोगों को सहूलियत हो सके। ये एक दूसरी बात है जो मैं गुजारिश करना चाहूँगा आपसे एम्प्लॉयमेंट के हवाले से। जो पैरामेडिकल के बहुत सारे हमारे पास बच्चे आते हैं जिन्होंने ट्रेनिंग की हुई है, और जहाँ पे आपका मेडिकल जो सब सेंटर है जहाँ नहीं है आपका मेडिकल स्टूडेंट, वो वहाँ जाके काम करेंगे। एक तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी उन बच्चों को जिन्होंने ट्रेनिंग की हुई है, दूसरा ये है कि उस इलाके में जहाँ पे आपका छोटा अस्पताल है उसको अगर मेडिकल स्टूडेंट जाए तो वो जाके वहाँ पे काम करे। इस चीज़ को देखने की जरूरत है। मेरी गुजारिश होगी इस चीज़ को आप देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक और मैं गुजारिश करना चाहूँगा, मैं स्पीकर साहब मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मुझे पता है और भी और स्पीकर से उनको बात करनी है। मैंने पहले भी वेंटिलेटर्स की मैं बात की है, ये हम सबों की पूरे कश्मीर की ये बात है। स्पीकर साहब आपकी इतला के लिए मैं आपको कहूँ, मैं खुद सोरा मेडिकल इंस्टीट्यूट सिक्किम में खुद गया, तकरीबन 4 पेशेंट्स के लिए मैं गया कि उनको वेंटिलेटर देने के लिए, कि वेंटिलेटर उनको बहुत जरूरत थी। लेकिन डायरेक्टर क्या करता, डॉक्टर्स क्या करते, वेंटिलेटर्स की कमी थी। उन्होंने मुझे ये कहा गया अगर कोई वेंटिलेटर पर जो पेशेंट है अगर मरेगा कोई तब जाके दूसरे को मिलेगा, ये हालत है। आप समझ सकते हैं ये मजबूरी। आपको सौरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में वेंटिलेटर्स की बहुत जरूरत है, आपको SMHS की वेंटिलेटर्स की बहुत जरूरत है, आपको JVC की में भी वेंटिलेटर्स की बहुत जरूरत है। वहाँ आपको शीरीन बाग का जो हॉस्पिटल है आपका, वहाँ भी ये प्रॉब्लम है। और ये जो हॉस्पिटल्स हैं ये सिर्फ श्रीनगर के हॉस्पिटल नहीं है जाने में स्पीकर साहब, ये हॉस्पिटल जितने भी हैं ये पूरे कश्मीर के हॉस्पिटल्स हैं। इनको आप इक्विप कर लीजिए ताकि कश्मीर के दूर दराज इलाकों से इन हॉस्पिटल्स में लोग आते हैं उनको। और इसी तरह से LD की मैं बात करूँ, ललदेद की मैं बात करूँ, ललदेद में भी ये वेंटिलेटर्स की प्रॉब्लम है, उसको आप देख लीजिए, उसको देखने की जरूरत है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और लास्ट पर एक गुजारिश करना चाहूँगा, इसमें कोई शक नहीं कि ये गवर्नमेंट काम नहीं कर, गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है 1 साल के अंदर, बहुत काम किया है, नए लोगों को रिक्रूट किया, नए दूर दराज इलाकों में आपने डॉक्टर्स, टीचर्स, लेक्चरर्स, प्रिंसिपल्स को भेज दिया, आपने बहुत काम किया। मशीनरी की जरूरत है आपको, कुछ अस्पताल कहीं पे एक्सरे की मशीन आपको नहीं है, कहीं पे आपको वो दूसरे जो हार्ट की मशीनरी है वो नहीं है, कहीं पे आपको MRI नहीं है, उन चीज़ों को आपको देखने की जरूरत है। बड़े अस्पतालों में इन चीज़ों को कर लीजिए। एक चीज़ के लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ इस गवर्नमेंट को, जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने बजट के बारे में तकरीर की तो उन्होंने कहा कि हमने मेडिकल कॉलेज में जो सीट्स बढ़ाए हैं
जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है कि आपने जो मेडिकल कॉलेज में सीट्स बढ़ाए हैं, बहुत बहुत जरूरी था ये। लेकिन इसके साथ साथ जहां हमने एक तरफ से मेडिकल कॉलेज में स्पीकर साहब, जहां आपने मेडिकल कॉलेज में सीट्स बढ़ाए, उसके लिए हम आपको मुबारकबाद देता हूँ। दूसरी तरफ से मैं एक दुख की बात भी इसके साथ साथ कह रहा हूँ, एक बदकिस्मती की भी एक बात है, जहाँ ये मेरे दोस्त, मेरे साथी जो यहाँ पे बैठे हैं, जो इस वक्त हाउस को चलने नहीं देते, लेकिन ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक मेडिकल कॉलेज को बंद करवा दिया। ये बहुत ही अफसोस की बात है और मैं उनकी वजह से मुझे शर्म महसूस होती है कि जब बाहर भी कोई हमें सुनता है। मैंने परसों सुना पार्लियामेंट में एक पार्लियामेंट मेंबर कह रहा था, पार्लियामेंट, मैंने उसकी तकरीर सुनी, उनकी स्पीच, उसने वहां जाके कहा क्या हुआ जम्मू कश्मीर के लोगों को, खासकर जम्मू के लोगों को, उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज को बंद करवा दिया। वहाँ हमारे बच्चे डॉक्टर बनते, जो डॉक्टर लोगों की खिदमत करते, लोगों का इलाज करते। हमें हिंदू और मुसलमान को यह समझकर नहीं कि वो डॉक्टर न बने, ये नहीं करना चाहे। यहाँ जम्मू कश्मीर का कोई हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई सिख हो, कोई ईसाई हो, सब जम्मू कश्मीर के हैं, सभी इसी सरजमीन के, सब यहाँ के हैं और हमें हर एक का एहतराम करना जरूरी हो और हर एक को पढ़ाने के लिए हमने कोशिश करनी चाहिए। हमने मजहब के नाम पे नहीं बांटना चाहिए एक दूसरे को, हमने मजहब के नाम पे रियासत जम्मू कश्मीर का नुकसान नहीं करना चाहिए। और मैं ये जो इस वक्त हमारे साथी यहाँ पे, अगर इनको ये लग रहा है इससे हम ग्रांट्स में कोई दिक्कत आए, ऐसी कोई बात नहीं। बहरहाल मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा आपसे गुजारिश करता हूँ, आप बहुत काम करते हैं, उसमें कोई शक नहीं, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ जो कमियाँ हैं, जो खामियाँ हैं, जहाँ जहाँ आपको काम करने की जरूरत है वहाँ पर और काम कर लीजिए। खासकर जो मैंने अपनी कंस्टिट्यूंसी त्रेगाम कंस्टिट्यूंसी के बारे में आपसे गुजारिश की, रिक्वेस्ट की कि वहाँ पे स्कूलों की जरूरत, नए स्कूलों की जरूरत है, कलम को डेवलप करने की जरूरत है। कुछ स्कूल है जहाँ लेक्चरर्स, टीचर्स और प्रिंसिपल नहीं है, वहाँ देने की जरूरत है। हॉस्पिटल को नए अस्पताल देने की जरूरत है। इसी तरह से वहाँ पे जो हॉस्पिटल्स हैं उनको अपग्रेड करने की जरूरत है। अगर इन चीज़ों को हम करेंगे तो जनाब, जो हमें लोगों ने वोट दिया है, जिस उम्मीद के साथ लोगों ने हमें यहाँ भेजा है, जो लोगों ने हमें वोट देकर यहाँ इसलिए भेजा है ताकि उनके पिछले 10 साल में जो उन्हें तकलीफें जो उन्होंने उठाए, जो उन्होंने मुसीबतें उठाए, जो उन्होंने परेशानियां उठाए, जो उन्हें तकलीफ हुआ है, वो तकलीफ, वो मुश्किलात, वो परेशानियां दूर करने के लिए लोगों ने यहाँ भेजा है हमें। लोगों ने हमें हुल्लड़बाजी के लिए नहीं भेजा है, लोगों ने हमें इस हाउस को यहाँ बंद करने के लिए नहीं भेजा है। लोगों ने इसलिए हम लोगों को यहाँ भेजा है, चाहे इस तरफ के लोग हो या इस तरफ के लोग हो, लोगों ने अपने मसाइल हल करने के लिए यहाँ भेजा है, न कि हुल्लड़बाजी करने के लिए। और लोगों को ये नहीं लगना चाहिए ऑनरेबल स्पीकर साहब कि हम यहाँ बजाय इसके कि हम लोगों को नुमाइंदे आए हैं, लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि हम यहाँ पे गुंडे आए हैं। हम यहाँ पे गुंडे आए हैं हुल्लड़बाजी करने के लिए। हमें गुंडा लगना नहीं चाहिए यहाँ पे, हमें लगना चाहिए हम अवामी नुमाइंदे यहाँ पे आए हैं, लोगों की बात करने के लिए आए हैं, लोगों के मसले हल करने के लिए आए हैं, लोगों की परेशानियां दूर करने के लिए आए हैं, लोगों के जो मुश्किलात है उनको कम करने के लिए यहाँ पे आए हैं। और लोगों का पैसा जो बजट के अंदर है, उस पैसे को लोगों की बेहतरी के लिए खर्च करने के लिए यहाँ आए। इसलिए लास्ट पर ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। शुक्रगुजार होने के साथ साथ मैं एक बार फिर ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने आज बजट यहाँ पेश किया। इंशाल्लाह ये पास भी होगी। इसके साथ साथ अपने दोस्तों से गुजारिश करता हूँ, अगर आप अपनी सीटों पे जाएं और अपने इलाकों की बात करें वो सबसे बेहतर होगा। इसके बजाय यहाँ पे आप शोर शराबा करते हैं, इससे लोगों का नुकसान है, इससे लोगों का, आपके आवाम का कोई फायदा नहीं है। शुक्रिया, वसलाम। निजामुद्दीन भट्ट साहब। ऑनरेबल स्पीकर सर, आज जिन डिमांड्स पे बहस होनी है या मुतालबात होने हैं वो बहुत ही अहम महकमों से मुतल्लिक है, सेहत से मुतल्लिक है, इस्लाह से मुतल्लिक है, तरक्की और तरवीज से मुतल्लिक है और लोगों की बेहतरी से मुतल्लिक है। कोई भी समाज माशरा कोई भी समाज या माशरा इन इंसानी ज़रूरियात को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। इसी से हमारी बुनियाद और हमारा सर्वाइवल जुड़ा है। बजट में जो खाका खींचा गया है इन महकमों के तई, और आज जो ऑनरेबल मिनिस्टर ने
बजट के हवाले से जो तजावीज रखी है, इसमें हमारी कुछ तजावीज भी शामिल हूं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बुनियाद और तरक्की और इस्लाह ये बुनियादी यूनिट से ही शुरू होती है। अगर मैं ओवरऑल जम्मू कश्मीर की बात करूं तो पिछले 10-15 महीनों में इन तीनों महकमों में आगे बढ़ने की ही बात हुई है और बेहतरी लाने के लिए मुश्किल हालात में भी कोशिश की गई है। हम समझ सकते हैं, ऑनरेबल स्पीकर, हम समझ सकते हैं एक इस नगमे में एक ही बेहतर बात है। इनके जरा ये सुने, ये जो इनका नगमा है ना, नगमा, जरा ये सुने, इनके नगमे में सुर भी है, ताल भी है, चलाते जाए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इज्तिमाई तौर जो इन 3 सेक्टर्स की बात है उसमें कुछ बाधाएं हाइल है, जिन बाधाओं को दूर करने की जरूरत है। अगर मैं हेल्थ सेक्टर की बात करूं, जब तक न सिक्किम की ऑटोनॉमी को रिस्टोर किया जाता है, जब तक न पॉपुलर गवर्नमेंट को पब्लिक सेंटिमेंट्स के हवाले से अपने एक्सियारात का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं मिलती, मैं नहीं समझता कि आप किसी भी सेक्टर में बेहतरी ला सकते हो। ये एक माइंडसेट की बात है और उस माइंडसेट को दूर करने की जरूरत है। ऑटोनॉमी बहाल करने के साथ साथ, इंस्टीट्यूशंस की डिग्निटी बहाल करने के साथ साथ टूल्स और ह्यूमन रिसोर्स पे ध्यान देने की जरूरत है। हर एक की यहाँ शिकायत रही है कि अस्पतालों में, चाहे टेरिशरी हॉस्पिटल्स हों, चाहे निचली सतह के अस्पताल हों या यूनिट्स हों, उनमें 2 चीजों की कमी है, पाई जाती है। इसके बावजूद कि सरकार ने बहुत ही कोशिश की कि जो तबाहियां दहाइयों में हुई थी हालात के तनाजुर में, उनको एक तरफ छोड़कर आगे जाने की बात की जाए, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स पे और बेहतरीन टूल्स पे तवज्जो देने की जरूरत है। जहां मैंने कहा ऑटोनॉमी बहाल हो, वहां मॉडर्न इक्विपमेंट्स और स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स, एक्सीलेंट नर्सेज और पैरामेडिकोस हर अस्पताल में हूं। मेरे डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मौजूए बहस बना है। इसके बावजूद कि मिनिस्टर साहिबा ने खुद वहां जाकर हालात का भी जायजा लिया, अहकामात भी जारी किए और जहां अर्जेंट नीड्स को पूरा करने की जरूरत थी वो भी पूरी की, लेकिन सिविल अथॉरिटी की वजह से कभी अहकामात उधर से, कभी अहकामात इधर से, एक वेस्टेड इंटरेस्ट बना है जो तरक्की में रुकावट बने हैं, इस्लाह में रुकावट बने हैं। ये सिर्फ अस्पतालों की बात ही नहीं, ठीक है, we need labs, we need a better diagnostic system, we need specialized doctors, we need a very better infrastructure, लेकिन जब तक vested interest as a spoiler काम करेगा तब तक कुछ भी नहीं बनने वाला। लिहाजा डिविल अथॉरिटी को खत्म करके पॉपुलर गवर्नमेंट को अपने मंसूबे एग्जीक्यूट करने की राह हमवार होनी चाहिए। अस्पताल में कैसे बेहतरी आएगी कि सुपरिटेंडेंट यहां से जाए, कुर्सी पे बैठते ही राजभवन से भी अहकामात ले ले, मिनिस्टर
ऑनरेबल मिनिस्टर क्या करेगा? जहां एडमिनिस्ट्रेशन में एक तासुर पैदा किया गया है कि यू हैव टू कैरी ऑर्डर्स फ्रॉम वेरियस पावर सेंटर्स, और आज जो ये यहाँ दंगा फसाद कर रहे हैं, ये उसी वेस्टेड इंटरेस्ट, उसी डिजाइन और उसी दुविधा को परपेचुएट करने का एक मंसूबा है। वरना मर्यादा की, ये भारत माता की बात करते हैं। क्या भारत माता, क्या माता का यही आदेश है कि जाओ हंगामा करो, जाओ दिन में ही अपने वतीरे बदल दो? पहले स्पीकर साहब पे छोड़ा, फिर प्रोटेस्ट किया, वॉकआउट किया, फिर आ गए और वेल में आ गए। They should make self-appraisal of their own conduct. Once I plead dignity, once I plead respect, I don't plead it for my person or party. I plead it for this institution. They may have grievances, but have they a faith? Have they a faith in you as custodian of the house? Is this the behavior that they confront the chair? How can it happen that they will continue confrontation and at the same time expect popular government to make certain good change, better change? That's never possible. मैं हेल्थ सेक्टर के बाद और इस शिकवे के बाद एजुकेशन सेक्टर पे आ जाऊंगा। एजुकेशन, चाहे हायर एजुकेशन हो, चाहे स्कूल एजुकेशन हो, दिस इज द पीरियड पोस्ट इलेक्शन जहां स्कूलों में आराम से एजुकेशन और अवेयरनेस के इंतजाम किए गए, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी लाई गई, जहां अपग्रेडेशन हुई, जहां वैकेंट पोस्ट को फिल करने की बात हुई, जहां रैशनलाइजेशन हुआ, जहां हर एक की आवाज सुनी गई। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि वहां भी अगर कोई कमी है, चाहे फंड्स के हवाले से हो, क्या बात करेंगे ये लोग जो रीऑर्गेनाइजेशन के सेक्शन 4(1) की तरफ नहीं देखते हैं कि बजटरी एलोकेशन में पॉपुलर गवर्नमेंट के हाथ किस तरह बंधे हुए। काश ये इधर आते, सुनते कि इनकी पाबंदियों के बावजूद, इनके एक्सेसिव कवानीन के बावजूद, इनके एट्रोशियस बिहेवियर के बावजूद, इनकी एरोगेंस के बावजूद इस सरकार ने आगे कदम लेने की ही कोशिश की। चाहे एक मंत्री हो, दूसरा मंत्री हो, चाहे एक लेजिस्लेटर हो, दूसरा लेजिस्लेटर हो, हम यहाँ आए हैं उम्मीद से आए हैं, हम यहाँ आए हैं बहुत कुछ झेल के आए हैं। इन्होंने 6 साल मौज बनाए, गवर्नर राज में मौज बनाए। हम जो थे जेलों में, हम जो थे मुख्तलिफ एजेंसीज के अताब में, हम जो थे तरसते थे हमारा हक बहाल हो। आज जब हक बहाल हुआ तो हक को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देते, आड़े आते, अदा अपनी नहीं बदलते, एटीट्यूड्स अपने नहीं बदलते, बिहेवियर अपना नहीं बदलते। इस रियासत को आगे ले जाने के लिए एक होलिस्टिक, एक हार्मोनियस तरीका इख्तियार करने की जरूरत थी। लेकिन अफसोस का मुकाम है ये ऐसा नहीं करते हैं। सोशल वेलफेयर का मामला हो, ये यहाँ नारी शक्ति की बात करते हैं, नारे देते हैं नारी शक्ति की। इनसे जरा पूछो, आज नारी शक्ति की बात इधर से हो रही है और आप हंगामा बर्पा कर रहे हो। आज जब यहाँ हम माओ और बेटियों की बात करते हैं कि इनको जीने का हक दे दो, इनको सहारा दे दो, यतीमों को सहारा दे दो, अपाहिजों को सहारा दे दो, आज जब हम यहाँ चिल्लाते हैं कि उस सेक्शन की बेहतरी हो जो हमारी कंपैशन पे निर्भर है, और ये हैं लोग जो यहाँ से शोर मचाते, जो यहाँ से बाधा डालते। काश आज मैं बात करता मेरी बांडीपोर की बेटियां जो तरसती हैं रोजगार के लिए, इसके बावजूद कि सरकार ने आंगनवाड़ी सेंटर खोले, सरकार ने लाइवलीहुड की कोशिश की,
सरकार ने रिसोर्सेज जनरेट करने की बात की, सरकार ने इनसे सहायता मांगी, और जब इनसे सहायता मांगते हैं दे ट्रीट अस एज बेगर्स, दे डोंट ट्रीट अस। आप सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करोगे, मी एज ए सिटीजन फील ह्यूमिलेटेड इन योर regime at Delhi. Me as a citizen feel deprived in your regime at Delhi. आप सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते हो, डिग्निटी की बात करते हो, इक्विटी की बात करते हो, मसावात और वेलफेयर की बात करते हो। सर, मेरे बांडीपोर में हायर एजुकेशन में मैंने मांग की थी कि मुझे वीमेन कॉलेज दिया जाए। आज जब ग्रांट्स आ रहे हैं, मैं इस मुतालबे को दोहराता जाए कि आगे जब हायर एजुकेशन में फर्दर प्रोग्रेस की बात हो, फर्दर एक्सपेंशन की बात हो, फर्दर एफिशिएंसी और एक्सीलेंसी की बात हो, तो मेरे वुमेन कॉलेज का मुतालबा भी पूरा हो। मैंने हेल्थ सेक्टर में नर्सिंग कॉलेज की बात की थी, उस नर्सिंग कॉलेज का भी मुतालबा, उसका भी प्रावधान होना चाहिए। कुछ हायर सेकेंडरी स्कूल्स को अपग्रेड करने की जरूरत है, मिडिल स्कूल्स का एजुकेशन विदाउट एजुकेशन टू एवरी सोल एट हिज डोर स्टेप्स, इस हुकूमत का मंशा पूरा नहीं हो सकता। नियत है, काश ये लोग मिलके चलाते, हाथ बढ़ाते, ताउन देते, नहीं देते हैं। ताने तशने पहले से ही सुनते आए। इनका झगड़ा शायद रियासत के लोगों से ज्यादा नहीं है जितना इनका झगड़ा जम्मू के 2 मिनिस्टर साहिबान से है। आप इस असेंबली का रिकॉर्ड निकालो, ये 2 और ये 29, मैक्सिमम टाइम ऑफ दिस हाउस has been exhausted, lost, misused in a verbal duel between the 2 and the 29. क्या बेर है उनसे, क्या गिला है उनकी तकदीर से, क्या गिला है उनको उनकी मैंडेट से? उठ के बातें करते हैं। मुझे मुतालबात करते हुए तो ये भी कहूँगा, जहाँ मैंने नर्सिंग कॉलेज की बात की, जहाँ हेल्थ सेक्टर को बढ़ावा देने की बात की, जहाँ डायग्नोस्टिक सिस्टम को बेहतर बनाने की बात की, या जैसा सैफला मीर साहब ने कहा कि दूर दराज इलाकों में आईसीयूज, इमरजेंसी सर्विसेज में वेंटिलेटर्स, एनेस्थेटिस्ट और स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है ताकि टर्शियरी हॉस्पिटल्स में भी दबाव ना रहे और वहां भी सुविधा मुहैया हो। मैं मिनिस्टर साहिबा की तमाम डिमांड्स का यहाँ से अपना समर्थन देते हुए ये गुजारिश करूंगा कि जो भी मुतालबात हमारे छोटे बड़े हैं, जो हमने निजी तौर भी इनके सामने रखे हैं, जो हमने प्री बजट में भी रखे हैं, जो हमने बजट स्पीच में भी रखे, उन मुतालबात को गौर से देखने की जरूरत है और डिमांड्स की जब अप्रूवल इस हाउस से ली जाए तो छोटी सी इन जरूरतों को पूरा करने का एक स्पेस, ताकि आप जो इन हाउस एलोकेशन करोगे, जो आप अपनी मिनिस्ट्री की बुनियाद पे मुख्तलिफ जरूरतों को पूरा करने के लिए फंड्स रिलीज करोगे, उस वक्त आपको with full application of your mind kindly look into the basic needs, whether that be education, whether that be social welfare, higher education or health and medical education. मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया और मिनिस्टर साहिबा से यही तवक्को रखूंगा कि ग्रांट्स की अप्रूवल करते हुए वो हमारे मुतालबात को हर्फ नजर नहीं करें। सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, हेल्थ और सोशल वेलफेयर की ग्रांट्स यहाँ पेश की गई। सर, मैं पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेता हूँ। सर, हमारी मिनिस्टर साहिबा बड़ी डायनामिक मिनिस्टर हैं। जिस तरीके के साथ इन अशऊब हालात के अंदर वो अपने डिपार्टमेंट को चला रही हैं, नहायत ही मुबारक के मुस्तहिक है। ऐसी डायनामिक मिनिस्टर शायद ही यहाँ कोई इससे पहले हो या इसके बाद। सर, मेरा एक इशू है, जो हमारे सीजनल टीचर हैं वो लगे हुए हैं, लेकिन उनको परमानेंट करने की जरूरत है। एक मिनट चीफ मिनिस्टर साहब पहले हम उसको इन ऑर्डर करें। आप सीटों पर बैठे, मेहरबानी करके जाइए आप। मेरी आपसे गुजारिश है, और चीफ मिनिस्टर साहब भी हाउस में आ गए हैं, वो लीडर ऑफ द हाउस हैं। मुझे लगता है कि हमने कोई बड़ी बात नहीं कही थी, और मुझे पूरा भरोसा है चीफ मिनिस्टर साहब पे भी, जितना मैं उनको जानता हूं। कहीं स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है। हमने नहीं कहा माफी मांगे वो, मैंने ये बात कही थी हमने कि हमारे विधानसभा सदस्यों की तरफ से यही गुजारिश है चीफ मिनिस्टर साहब से कि वो अपने विवेक से जो कहना चाहते हैं। जनाब स्पीकर साहब, श्यामलाल जी सही कहते हैं, मुझे जानते हैं, सलाथिया साहब भी जानते हैं, और हर ऑनरेबल एमएलए के साथ अब पिछले 1-1.5 साल से उठना बैठना तो रहा ही है। अगर इन्होंने मुझे कल उस वक्त बोलने दिया होता, मैं खुद अपनी बात को विड्रॉ कर लेता। मैंने उस वक्त आपसे कहा था मुझे 1 मिनट दे दीजिए, मैं इसको क्लियर कर दूंगा। लेकिन इनके फील्ड कमांडर जो हैं वो राजी नहीं थे। स्पीकर साहब, धाक देनी चाहिए ऐसी फौज को। जनरल मैदान छोड़ के चले गए, लेकिन फौज जो है मोर्चा छोड़ के गई नहीं, बैठे रहे। अब मैं सुनता रहा, अब 2 मिनट आप सुन लीजिए। ऐसे बहादुर फौज को मैदान में इस तरह इनके कमांडर छोड़ के जाएं, मैं नहीं छोड़ूंगा। अब रही बात खामोश, आप खामोश। यहां पे जज्बात में आके बातें हो जाती हैं। मैंने जो कहा उस पे इनको बुरा लगा, मुझे उस बात का अफसोस है, लेकिन मैंने जो कहा इनके बारे में कहा। इनके किसी घर वाले को मैंने इसमें नहीं लाया, इनके किसी परिवार के सदस्य को इसमें नहीं लाया। इनके फील्ड कमांडर जाते जाते मेरे माँ बाप और मेरे दादा मरहूम को भी इसमें शामिल करके चले गए। लेकिन चलिए, मैं उस चीज को भी छोड़ देता हूं, स्पीकर खामोश। स्पीकर साहब, मुझे जितनी फिक्र अपने एमएलओ की है उतनी फिक्र मुझे इनकी भी है। मैं जब कहता हूं मैं जम्मू कश्मीर के लोगों का चुना हुआ मुख्यमंत्री हूं, वजीर आला हूं, तो मैं यहां के भी वोटरों का हूं तो वहां के भी वोटरों का हूं। आज सुबह इनके सारे सवाल रह गए। हमारे लिए बहुत आसान रहा। बहुत कुछ ऐसे सवाल थे जिनका शायद जवाब देना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता, रहे नहीं।
वो सवाल भी गए। अब इस शोर शराबे में इनके ग्रांट्स भी रह जाएंगे। और सही कहा ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा ने, बहुत अहम डिपार्टमेंट्स हैं, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वेलफेयर। मैं नहीं चाहता हूं कि इनके वोटर जो हैं वो इग्नोर हो जाएं, और इसलिए स्पीकर साहब मैं आप पे छोड़ता हूं, अगर मेरे तरफ से कल मेरी तकरीर में कोई भी अनपार्लियामेंट्री लफ्ज का इस्तेमाल हुआ वो आप रिकॉर्ड से निकाल दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। चलिए ना, ओके, चलिए बोलिए अब चौधरी अकरम साहब। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आज के बहुत ही अहम डिपार्टमेंट्स हैं, इनके ऊपर ये रियासत का पूरा दारोमदार है। सर हमारी मिनिस्टर साहिबा नहायत ही डायनामिक मिनिस्टर हैं, जिस तरीके के साथ ये अपने डिपार्टमेंट्स को चला रही हैं इंशाल्लाह, तो हमें यकीन है कि इसमें और भी बहुत ज़्यादा बेहतरी लाएंगे इंशाल्लाह। सर मेरा एक मसला है कि सीजनल टीचर्स, सर सीजनल टीचर जो हैं वो बड़े ही मुश्किल हालात के अंदर जाके पीर पंजाल के साथ साथ जितने भी हमारी ढोकें बैके हैं उनके अंदर बच्चों को तालीम देते हैं, उनको रेगुलाइज करने की ज़रूरत है। मेरी ये पुरजोर रिक्वेस्ट है ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा से कि आपने एक बार कहा भी था कि इनके बारे में हम पॉजिटिव तरीके से सोचेंगे, तो मेरी अपील है सर। सर दूसरे हमारे वहाँ सर जो आपने ये इसके समग्रा के तहत जो स्कूल हमारे सेंक्शन हुए थे उनके टेंडर हुए, लेकिन वो इसमें हाईकोर्ट में स्टे हो गए हैं सर। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गौर किया जाए ताकि स्कूलों का काम शुरू हो सके। सर मेरे कुछ वहाँ स्टाफ जो हैं ZDPO सुरनकोट और ZDO सुरनकोट और भी हेडमास्टर की पोस्ट बहुत ज़्यादा खाली हैं। मेरे 3 हेडमास्टर साहिबान हैं जो रियासी डिस्ट्रिक्ट में हैं, मेरी रिक्वेस्ट है उनको वहाँ लगाया जाए और वापस किया जाए। सर अपग्रेडेशन ऑफ द स्कूल्स बहुत ज़रूरी है, चाहे वो प्राइमरी हो, मिडिल हो या हायर सेकेंडरी स्कूल हो। मेरी ये अपील है सर, मेरे कुछ एक मेरा इलाका है खनेतर करके, उसमें 1985 में हाई स्कूल बना था, आज तक वो हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं बना। तो मेरी ये अपील है कि उसको हायर सेकेंडरी स्कूल का दर्जा दिया जाए। सर मेरा एक वुमेन कॉलेज जिसके लिए लैंड भी जो है वो आइडेंटिफाई हो गई है सर वुमेन कॉलेज के लिए, तो मेरी रिक्वेस्ट है उसको भी वहाँ खोला जाए। बाकी सर स्कूलों के अंदर स्टाफ की बहुत कमी है और स्मार्ट क्लासरूम की भी बहुत ज़्यादा कमी है, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि उनके ऊपर भी गौर किया जाए। सर एक मैंने पिछले जो हमारा सेशन था उसमें मैंने रिक्वेस्ट की थी, जो हमारे कंट्रेक्चुअल लेक्चरर हज़रात हैं लद्दाख में उनको 55,000 जो है वो सैलरी दी जाती है, वेजेस दिए जाते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर उनको 25,000 जो है वो दिया जाता है। मेरी पुरजोर अपील है कि ये जो बच्चे हैं हमारे इनके ऊपर जो है वो गौर किया जाए और इनको भी जो लद्दाख की यूटी है इसके बराबर किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। सर जितनी भी हमारी पोस्ट हैं इसके स्कूलों के अंदर ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा वो अभी तक खाली हैं, चाहे उसमें ये अपने टीचर हों, मास्टर हों या हमारे लेक्चरर हों, इनको पुर करने की ज़रूरत है। उसके बाद सर मैं हेल्थ डिपार्टमेंट पे आ जाता हूँ। सर मैं नहायत ही ऑनरेबल CM साहब का और ऑनरेबल हमारी मिनिस्टर साहिबा का शुक्रगुजार हूँ कि एक हमें ये ट्रामा हॉस्पिटल हमें पुंछ के लिए दिया गया, मैं नहायत ही शुक्रगुजार हूँ। उसकी बहुत ही अशद ज़रूरत थी जिसके लिए हम पिछले 2 साल से यहाँ चल रहे थे। सर ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा जब वहाँ हमारे वहाँ गई, वहाँ इसमें मेरी कंस्टिट्यूंसी में SDH सुरनकोट में हमारे वहाँ सर्जन थे, लेकिन एनेस्थीसिया का डॉक्टर ना होने की वजह से वहाँ ऑपरेशन नहीं हो रहे थे। मैं शुक्रगुजार हूँ ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा का कि उस वक्त फौरी इन्होंने वो काम किया। लेकिन सर इसके साथ साथ मेरा वहाँ कैजुअलिटी जो वहाँ एक ब्लॉक बन रहा है उसके लिए आज तक हमें पैसे नहीं मिले। मैं हर वक्त ये इधर उधर इनसे भी रिक्वेस्ट की, कमिश्नर साहब से भी की, मेरी अपील है सर वो हमें पैसा दिया जाए। 2 साल हो गए हैं मैडम के वो हमारा जो कैजुअलिटी ब्लॉक है वो आपने अपनी नज़रों से भी उसको देखा है। बाकी ये सर हमें ये क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की अशद ज़रूरत है हमारा, क्योंकि पीर पंजाल से ये रास्ता हमारा जाता है मुगल रोड के साथ, उसमें क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की बहुत ज़रूरत है। सर बाकी डॉक्टरों की बहुत कमी है और पैरामेडिकल स्टाफ की भी कमी है। PSCs जो हैं वो अभी तक खाली हैं, PSC जहाँ भी बनी हुई है एक डॉक्टर भी वहाँ नहीं है। तो सर मेरी रिक्वेस्ट होगी गवर्नमेंट के आगे कि इस कमी को पूरा किया जाए, तब जाके बात बनेगी। सर बाकी मैं ये सोशल वेलफेयर पे आ जाता हूँ। सर बहुत ही
मैं इसका सरकार का शुक्रगुजार हूँ कि जो उन्होंने मैरिज जो हो जाती हैं बच्चियों की, उनके लिए ये 50,000 से 75,000 कर दीजिए, ये भी बड़ी मुबारक की बात है। सर, उसमें अब एक मेरी और रिक्वेस्ट है कि जो हमारे पेंशन के केसेस हैं, कुछ ऐसे पेशेंट हैं मैडम कि जो इनके डॉक्टरों के पास नहीं जा सकते। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर वो डॉक्टर ही उनके घर चले जाएं तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी, ताकि उनको भी पेंशन के इसमें लाया जाए। बाकी सर, आंगनवाड़ी वर्कर्स, हमारे वहाँ आंगनवाड़ी वर्कर्स की बहुत सारी पोस्ट जो हैं वो यानी खाली हो गई हैं, किसी की शादी हो गई, कोई रिटायर हो गया है, इसलिए उनको भी बुक करने की ज़रूरत है। तो और उनकी वेजेस का भी बहुत बड़ा इशू है, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है सर कि मेरी इन जो बातें हैं इनके ऊपर गौर किया जाए। बाकी मिसेस साहिबा, आप नहायत ही डायनामिक मिनिस्टर हैं, आपका काम बोलता है, ये नहीं है कि मैं कोई इसी वजह से कह रहा हूँ। इसलिए जो स्कूलों में स्टाफ है सर, उसकी बहुत अशद ज़रूरत है। तो मैं एक शेर के साथ सर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। हक तनकीद तुम्हें है, मगर इस शर्त के साथ जायजा लेते रहिए अपने गरीबानों का। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट, मैंने बुलाया था सलाहिया साहब आपकी पार्टी के कुछ मेंबर्स को, रूल्स के तहत उन्होंने अपना राइट खो दिया है, फोरगो किया, क्योंकि बोला नहीं तो फिर क्या करता। सुनिए ना, मुझे पास कर, रिलैक्स करूं। अब लेस कर सकते हैं इसमें, तशरीफ रखिए। मुझे इस बात का एहसास है कि आपके गले अब खराब हो गए हैं, तो मैं इसीलिए ज्यादा परेशान था। मैं इसको दिखा रहा था, अपने जो आपके चीफ विप हैं, मैंने इशारतन कहा कि इसका ख्याल रखो, क्योंकि अभी सेशन बाकी है, काफी बोलना है हाउस में, लोगों की बात कर। हाँ, बैठे 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 आओ। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं रिव्यू करता हूं फैसले को। डॉक्टर भारत भूषण साहब बोलेंगे। आपने मुझे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल वेलफेयर जैसे बड़े महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स पे बोलने का मौका दिया। मुनकोटी साहब है ना, और मैं हाल से शुरू करूंगा। सर, इसमें जो बजट एस्टिमेट्स हमने देखे, जो रिवाइज एस्टिमेट्स 2025-26 थे और इस साल के, उसमें 2% की कमी की गई है कैपिटल इन्वेस्टमेंट में। वो मुझे लगता है थोड़ा सा वो गलत है, उसको रिविजिट करना चाहिए। और गवर्नमेंट ने 7 मेडिकल कॉलेज नए बनाए थे, कठुआ, राजौरी, उधमपुर, डोडा, हंदवाड़ा, बारामूला और अनंतनाग। इन सभी मेडिकल कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और डॉक्टर्स की कमी है, पैरामेडिक्स की कमी है और सपोर्टिंग स्टाफ की कमी है। मैं जहां कठुआ मेडिकल कॉलेज की बात करूंगा कि वहां 33 वैकेंसीज खाली हैं अभी तक असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, और मेडिसिन की बात करूंगा, असिस्टेंट प्रोफेसर 5 की पोस्टें हैं, लेकिन 3 ही काम कर रहे हैं। इसी तरह सर्जरी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो पोस्टें खाली हैं, और कोई क्रिएशन इन मेडिकल कॉलेज, 7 मेडिकल कॉलेज में कोई भी सुपर स्पेशलिस्ट की क्रिएशन नहीं की गई। तो लिहाजा जो मेडिकल कॉलेज में कार्डियोलॉजी का स्पेशलिस्ट नहीं है, नेफ्रोलॉजी का नहीं है, नियोनेटोलॉजी का नहीं है, न्यूरो सर्जरी का नहीं है। तो लिहाजा जो सारे मेडिकल कॉलेज आज भी एज ए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फंक्शन कर रहे हैं। तो मेरी मिनिस्टर साहिबा से रिक्वेस्ट है, इन मेडिकल कॉलेज को अच्छी तरीके से चलाने के लिए और मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए इनको स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी मुहैया कराया जाए। नहीं तो जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, जम्मू, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज और स्कीम्स, उनमें जो पेशेंट का रश रहता है रेफरल का, तो वही सिस्टम चल रहा है। उस रेफरल को कम करने के लिए हमें इन मेडिकल कॉलेज, जो नई मेडिकल कॉलेज हैं, इनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। तो इस पर मैं चाहूंगा कि मंत्री साहिबा इस पर गौर करें। और उसके साथ साथ जो नए मेडिकल कॉलेज में इन्होंने टेस्ला MRI मशीन्स का जिक्र किया था, वो मैं चाहूंगा कि 3 टेस्ला टाइप की MRI वहां सभी मेडिकल कॉलेज में लगाई जाए, क्योंकि वो लेटेस्ट हैं, और जो अभी लगाई जा रही हैं वो पुराने मॉड्यूल की हैं, वो उसका इतना बेनिफिट नहीं है। उसके साथ साथ मैं बात करूंगा GMC हंदवाड़ा। तो मैं पिछले दिनों हंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज गया मैडम, वहां देखा कि जो बिल्डिंग है, अभी बिल्डिंग का वहां डिस्प्यूट था, आपको पता है, लेकिन अभी तक उस मेडिकल कॉलेज जहां पर फंक्शन कर रहा है, कम से कम एक रेंटेड बिल्डिंग तो अच्छी मिल जाए। वो बच्चे, एक मुझे लगता है कि ETT कॉलेज के मतलब भी वो बिल्डिंग नहीं है, वहां भी हमारे बच्चे पढ़ते हैं हंदवाड़ा में। तो लिहाजा मैं जिक्र करूंगा कि हंदवाड़ा का भी वो ख्याल रखें। उसके साथ साथ कठुआ मेडिकल कॉलेज में एक लड़का सिलेक्शन हुई थी, असिस्टेंट प्रोफेसर साहिल खजूरिया,
वो पिछले 1 साल से MCH कर रहा है, GMC लुधियाना, लेकिन उसका यहाँ पोस्ट को टर्मिनेट नहीं किया गया, लिहाजा वो भी वैकेंसी खाली है, उससे हमारा मेडिकेयर सफर हो रहा है, उसका भी ध्यान दिया जाए। उसके साथ साथ मैं एजुकेशन सेक्टर की बात करूंगा। इसी तरह स्कूल एजुकेशन में 20% की कमी की गई है कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, ये भी अच्छा साइन नहीं है। हम सभी को पता है कि सरकारी स्कूलों में वही बच्चे पढ़ते हैं जो गरीब लोगों के हैं, SC ST और जो समाज के बड़े पसमानदा लोग हैं, तो लिहाजा कहीं ना कहीं उनको ये नुकसान पहुंचने वाली बात है। तो मैं गुजारिश करूंगा गवर्नमेंट से कि वहाँ उन बच्चों का फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए वहाँ जो कमी की गई है बजट में वो नहीं की जाए, उसको दोबारा रिविजिट किया जाए। और हमारा नगरी टाउन है कठुए का, सबसे कठुआ के बाद दूसरा टाउन है जो कि 2 लाख की कैचमेंट पॉपुलेशन को कैटर करता है। वहाँ मैं कोशिश ये कहूँगा मैडम से कि वहाँ डिग्री कॉलेज जब भी आप मुहैया करवाएं, वहाँ डिग्री कॉलेज का प्रोविजन रखें। इसी तरह हमारा हाई स्कूल लखनपुर और हाई स्कूल गैतरबा कठुआ में ये पिछले 35 साल से हाई स्कूल ही इनको अपग्रेड नहीं किया गया। इनको जब भी अपग्रेड करें आप हाई सेकेंडरी स्कूल का दर्जा दें। और जो PG टीचर और लेक्चरर्स की जो मैं कहा था कि ट्रांसफर पॉलिसी है, जितने कठुआ के हैं, सांबा के हैं, जम्मू के हैं, जब उनकी प्रमोशन होती है लेक्चरर्स की, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की, उनको डोडा, किश्तवाड़, राजौरी क्यों लगाया जाता है? माना कि वो स्टेट लेवल की पोस्ट है, लेकिन बाकी डिस्ट्रिक्टों से वहां नहीं आ रहे हैं कठुआ में, सिर्फ कठुआ और सांबा और जम्मू को क्यों ये निशाना बनाया गया है? वो लोग हमारे पास आते हैं कि मैडम से आप DO लिखो, कितने हम आपको DO देंगे? एक ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर पॉलिसी हो। व्हाई शुड MLA गिव DOs फॉर ट्रांसफर? एक नेचुरल प्रोसेस में अगर उनको पता है कि 2 साल बाहर जाना है वो जाए। 4-4 साल से लोग वहां डोडा में काम कर रहे हैं, किश्तवाड़ में काम कर रहे हैं कठुआ से, और किनकी जो मेडिकल ग्राउंड है, जिनके पेरेंट्स को CA का पेशेंट है, किसी की वाइफ के इशू है, वो भी कंसिडर नहीं हो रहे हैं। वो बहुत बुरी बात है, उसको रिविजिट करने की जरूरत है। मैं आपको एक हेडमास्टर हमारे संजय सहगल कठुआ के, उनकी बात करूंगा, जहां उनको राष्ट्रपति से अवार्ड से नवाजा गया था, बेस्ट टीचर अवार्ड दिया गया राष्ट्रपति से, और उसको क्या सजा मिली बेस्ट टीचर बनने का, अच्छा काम करने की? उसको गोल्डी से 3 घंटा पैदल वहां पोस्टिंग कर दी, और वो अभी पिछले दिन रिटायर हुआ, उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी भी हो गई, और वो कह रहा है मुझे ज्यादा काम करने की। तो लिहाजा मैं चाहूंगा कि ट्रांसफर पॉलिसी एक अच्छी हो, जिसमें सभी लोगों को मौका मिले कि 2 साल के बाद वो अपने घर में आए या कहीं आसपास लगे, ताकि वो अच्छे तरीके से काम कर पाए। इसी तरह जो हनरिया हम देते हैं स्कूल की आयाज को और सीजनल टीचर्स को, उस पर भी ध्यान, उनको भी इंक्रीज करने की जरूरत है। उसके साथ मैं सोशल वेलफेयर पे जिक्र करूंगा। इसमें मैडम ऐसा है, मुझे चीफ मिनिस्टर साहब ने जब बजट पेश किया उसमें 199 पैराज थे, और हमारी जम्मू कश्मीर के 25% आबादी जो शेड्यूल्ड कास्ट है और OBC लोग हैं, एक भी लफ्ज चीफ मिनिस्टर साहब ने SC और OBC के बारे में नहीं बोला। एक 1/4 आबादी को आपने जिक्र ही नहीं किया, दैट मीन्स वो आपके लिए इंसान ही नहीं है। तो ये मुझे लगता है ये भी बहुत बुरी बात है। तो उनके भाव महफूज के लिए गवर्नमेंट को आगे काम करना चाहिए, और उनका जिक्र ही नहीं करना वो भी कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है, गुड साइड नहीं है। तो मैं कहूंगा कि पिछले 5-6 साल से जितने हमारे SC और ST स्टूडेंट्स हैं, वो प्री और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप गवर्नमेंट देती है, वो नहीं ले पा रहे हैं। क्या वजह उसकी? मैंने पिछले भी स्पीच में कहा था कि तकरीबन 25% से ज्यादा बच्चे वो फॉर्म नहीं ले रहे हैं। उसकी वजह यह है कि वो टाइमली ना उनको वो अपने सर्टिफिकेट उनके मुहैया होते हैं, इनकम सर्टिफिकेट, ना ही उनको कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाया जाता है। मैंने तजवीज़ दी थी कि जो हमारे रेवेन्यू और एजुकेशन के डिपार्टमेंट्स हैं, ये मिलकर स्कूलों में जाके वहाँ उन बच्चों के वो इनकम और कैटेगरी सर्टिफिकेट वहाँ बनाएं, ताकि वो उनको टाइमली मुहैया हो सके वजीफा। वो वजीफा नहीं मिलता, उससे कहीं ना कहीं उनकी जो एजुकेशन है वो सफर होती है, उसको फैसिलिटेट करने की जरूरत है। उसके साथ साथ जहां मैडम जी ने वो मैरिज असिस्टेंस के लिए पैसा बढ़ाया, उसके लिए मैं सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं कि ये बड़े उन लोगों को बेनिफिट मिलेगा जो जिनकी कहीं सुनवाई नहीं है। कहीं ना कहीं मैडम जी इसके मुबारकबाद हकदार हैं। और यहां भी मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स हैं, उनको भी जो हनरियम दे रहे हैं, काफी बाकी स्टेटों से बहुत कम है, उसको रिविजिट करने की जरूरत है। उसके साथ साथ हमारे जो SC एम्प्लॉइज हमारे जो वैली में काम कर रहे हैं पिछले 8-8, 9-9 साल से, पीछे हमारी अंजू वाला टीचर की वहाँ मिलिटेंसी में डेथ हो गई थी, और वो भी काफी देर से कोशिश कर रहे हैं कि हमें दोबारा अपने एरियाज में लगाया जाए, सेफर जोन में लगाया जाए। तो गवर्नमेंट ने लास्ट सेशन में कहा था कि हमने एक कमेटी बनाई है जो कि उसके गौर कर रही है, लेकिन अभी तक उस रिपोर्ट का क्या हुआ वो लोग सफर कर रहे हैं। अब कठुआ का बच्चा कुपवाड़ा में 9-9 साल से बैठा हुआ है, जब उसको पास वाले डिस्ट्रिक्ट में लाया जाए, सेफर जगह में लगाया जाए, उसका भी देखने की जरूरत है।
इसके साथ साथ मैं यही कहना चाहूंगा कि कठुआ, क्योंकि हमारा एक लखनपुरा और हमारा एक एंट्री है हमारी, और कठुआ एक नशे का एक हब बनता जा रहा है। और कहीं ना कहीं मैडम ये जरूरत है कि सारी जो मेडिकल है, सोशल वेलफेयर है, जितनी हमारी एजेंसीज है, पुलिस है, सभी को कोऑर्डिनेट एफर्ट्स में काम करना पड़ेगा। अदरवाइज हर हफ्ते हम सुनते हैं कि जहां बच्चा मर गया वहां बच्चा मर गया। और कठुआ में पिछले 2 साल में तकरीबन 40 बच्चों की डेथ होगी नशे की वजह से। लिहाजा हम अगर सिर्फ एक रैली निकाल के कहेंगे कि हमने जो नशे के खिलाफ हमने मुहिम छेड़ दी, ऐसा नहीं चलेगा। एक कोऑर्डिनेट एफर्ट से हम सारे लोग काम करें, चाहे ट्रेनिंग बेंच से हो, जहां से हो, हम सभी लोग आपको सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और इसके लिए एक बहुत वार छेड़ने की जरूरत है। उसके लिए मैं चाहूंगा कि मैडम प्रोएक्टिवली काम करें, और ताकि हमारे नौजवानों का फ्यूचर बचाया सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोबारा शुक्रिया अदा करता हूं मैडम का भी, जिन्होंने वो अपना बेटियों की शादी के लिए जो उसका बढ़ाया, और जो मैंने चीजें 2-4 बातें कही हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैडम ने नोट भी किया और उस पर अमल लिया जाएगा। थैंक यू सर। मुजफ्फर खान साहब है यहाँ? नहीं है। फिर नजीर गुरेजी साहब बोलेंगे। ऑनरेबल स्पीकर साहब, लेट हुए। थैंक यू। You shall have to wait now. ऑनरेबल स्पीकर साहब, आज 3 महकमों के अहम महकमों की ग्रांट्स यहाँ पेश की जा रही है। एक तो सोशल वेलफेयर एजुकेशन है, और हायर एजुकेशन, हेल्थ, और तीनों महकमे लोगों से जुड़े हुए हैं। अभी 12-13 महीनों से हमारी सरकार आई है, और सकीना जी इसकी हेड है इन महकमों की। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की है, और जिसमें आप देखें कि हमारा सेशन जो था, हमारा एजुकेशन को दरहम बरहम करने की कोशिश की गई थी। जो पहले लोग थे उन्होंने सोच समझ के सेशन रखा था नवंबर दिसंबर, और उन्होंने ले जाके मार्च किया था, उसको ठीक कर दिया। फिर सोशल वेलफेयर में बहुत सारी स्कीमों के पैसे की जो बढ़ा दिया उन्होंने। जो बेचारी लड़कियां थी जिनको शादी के लिए पैसा नहीं मिल रहा था, 50 से उठाकर 75 कर दिया। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन उनकी कम कर दी। इसी तरह से नापस हो या ISSS स्कीम्स में कोशिश किया कि उनका जल्दी से जल्दी भुगतान हो जाए। 6-6 महीने से 7-7 महीने से उनको, वो बेचारों को मुआवजा ये नहीं मिलता था, वो रुपया 1000 या 1500। मैं तमहीद में नहीं जाते हुए सर कुछ चीज़ों का जिक्र करूंगा यहाँ, क्योंकि सब ने बोलना है, और मैं इसमें तकरीर के बजाय पॉइंट्स पे आ जाऊंगा। आप देखें, मैडम हम स्कूल खोल रहे हैं, हम कॉलेजेस खोल रहे हैं, और इन फार फ्लंग एरियाज में कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ के बच्चों को तालीम मिले और घर के पास मिले। क्योंकि श्रीनगर में अगर गुरेज का बच्चा आता है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का, उसको 10,000 रुपया महीने का खर्चा लगता है, और फिर मुश्किल होता है, उसको कोई बाप अफोर्ड नहीं कर सकता है वो पैसा देने के लिए। तो इसीलिए हुकूमत ने कॉलेज खोले, हायर सेकेंडरीज खोली, हाई स्कूल्स खोले। लेकिन आपने कोशिश किया कि आप भरपाई करें। आप जब इस महकमे के हेड बनी तब तकरीबन 50% ऐसे हमारे हायर सेकेंडरीज थी जिनके प्रिंसिपल्स नहीं थे, कॉलेजेस में प्रिंसिपल्स नहीं थे, फिर स्टाफ नहीं था। आपने कोशिश की, लेकिन इन इलाकों में जाने के लिए, गुरेज जैसे इलाकों में जाने के लिए लोग, जैसे अभी ये बता रहे थे, कठुआ से क्यों सांबा जाएगा, कठुआ से क्यों जाएगा। भाई ये स्टेट है। अगर हम एक तो मुलाजमत मांग रहे हैं, नौकरी भी करेंगे और घर में करेंगे, फिर हमें घर घर स्कूल खोलना पड़ेगा, घर घर क्या कहते हैं हेल्थ सेंटर खोलना पड़ेगा, और वहां नौकरी देनी पड़ेगी। अगर मुलाजिम है उसको जाना पड़ेगा। मेरी गुजारिश होगी, मेरी एक सजेशन होगी, आप मेरी हायर सेकेंडरी देख लीजिए, PTL में कोई स्टाफ नहीं है, फिर लेक्चरर्स 2 लेक्चरर्स हैं वहाँ। हायर सेकेंडरी एक बड़ू गांव है तिलेल में, जहाँ से गुरेज में आने में भी तकरीबन 2 घंटे 3 घंटे लगते हैं गाड़ी में, वहाँ लेक्चरर्स नहीं। यार प्लीज 2 मिनट मुझे बोलने दें। तो आप मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि प्रमोशन में आप एक क्लॉज लाइए। क्लॉज ये लाइए कि अगर टीचर से मास्टर बनेगा, अगर इन एरियाज में 1 साल उसने ड्यूटी दिया होगा, उसी की प्रमोशन होगी। जब तक न 1 साल वहां ये हार्ड जोन्स में जाएगा तब तक उसकी प्रमोशन नहीं होगी।
तो सब आएंगे आपके पास और एमएलए को भी सिफारिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब दूर दराज इलाकों में एक आप जोन कायम कीजिए। ये जोन जो है ये हार्ड जोन है, ये सॉफ्ट जोन है। हार्ड जोन में एक साल अगर टीचर नहीं देता है तो वो एज मास्टर प्रमोट नहीं होगा, और मास्टर होगा तो हेड मास्टर प्रमोट नहीं होगा। अगर हेड मास्टर एज एक साल नहीं दे दिया होगा इन हार्ड जोन्स में तो वो प्रिंसिपल नहीं बनेगा। तो आप देख लीजिए लोग एप्लीकेशन लेके आपके पास आएंगे कि हम जाना चाहते हैं। जैसे हमने पहले एक स्कीम की थी इस तरीके की लद्दाख के लिए, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिलती थी। जो जाना चाहता था उसको मिलती थी, जो नहीं जाना चाहता था वो घर में था। इसी तरह डॉक्टर्स की बात है। इसी तरह से कुछ नए स्कूल खोलने की जरूरत है, नया हायर सेकेंडरी, जो आपने पहले भी बताया कि हम जब इसको करेंगे तो तब हम आपसे गुजारिश करेंगे। जैसे मेरा एक बंगलंदर हाई स्कूल है, वहां से कोई 6-7 किलोमीटर आना पड़ता है उनको हायर सेकेंडरी के लिए, और वहां पर ट्रैफिक का इंतजाम है नहीं गुरेज जैसे इलाके में, तो उनको पैदल आना पड़ता है। तो इन इलाकों की तरफ आप अगर पॉपुलेशन को देख के या स्टूडेंट्स की को देख के अगर आप अपग्रेडेशन करेंगे, नहीं, आपको टोपोग्राफी देख के करना पड़ेगा। आप देख लीजिए कि जब इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करता है तो एक आदमी के लिए भी, एक वोटर के लिए भी पोलिंग स्टेशन खोलता है, क्योंकि वो उस आदमी की अहमियत होती है। इसी तरह से अगर एजुकेशन देना चाहते हैं, अगर हम ये समझे कि भाई यहाँ 10 बच्चे ही पढ़ेंगे और दूसरा हॉस्टल का इंतजाम करना पड़ेगा। मैडम जैसे आप श्रीनगर में हमारे बच्चे आते हैं साइंस सिटी में पढ़ने के लिए वगैरह, तो उनके लिए हॉस्टल नहीं है, तो वो क्या करते हैं बेचारे, फिर वो छोड़ ही देते हैं तालीम की। भाई हम जाएंगे कहाँ जब वहां जगह ही नहीं है हमको रहने के लिए। इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा जो है ST SC की बात करूंगा। ST SC की सर प्रमोशन अजीब सा ये है। जब गवर्नमेंट को लगता है ये लोग बैठे थे 10 साल से यहाँ, 8 साल से, इनको ये ST SC याद नहीं आए। तमाम कवानीन यहाँ नारे लगा रहे हैं, ये हमने जी हिंदुस्तान के साथ मिला दिया, हमने जी रियासत जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं थी, हमने मिला दिया। लेकिन जब ST SC की बात आती है, ये SC वाले भी चुप रहते हैं। उस वक्त तुम लोग बात नहीं करते हो, तुम लोग उन SC की बात नहीं करते हो जो वोट देकर आपको भेजता है, तुम और SC की बात नहीं करते हो जो वोट देके भेजते हैं। सर ये ड्रामा करते हैं, SC की बात नहीं करते हैं। यहाँ 8 साल इनकी हुकूमत रही, तमाम कवानीन लाए इन्होंने, तमाम कवानीन को इम्प्लीमेंट कराया। यहाँ लाके इन्होंने कहा कि जो लोग हमारे कवानीन में नहीं आते थे, हमने उनको कानून के जरिए उनको आसाइशें पैदा की। क्या वजह है ST SC का जो ये है वो यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है प्रमोशन का? क्या वजह है? तुम चिल्लाओ, तुम्हें दिखाएंगे वो लोग, तुम चिल्लाओ इनके खिलाफ, तुम SC के खिलाफ लोग हो, तुम SC की बात नहीं करते हो यहाँ। तुम लोग को 8 साल हो गए यहाँ, 8 साल से तुमने कभी बात नहीं की SC और ST की। तो मेरी गुजारिश होगी सर, मेरी गुजारिश होगी सर, आप चिल्लाओ, आपको दिखाएंगे SC वाले। अगली बार एक SC का वोट नहीं मिलेगा आपको, अगली बार एक SC का वोट नहीं मिलेगा, याद रख लेना। सर मेरी गुजारिश होगी कि ST और SC का जो कानून पूरे मुल्क के अंदर है कि प्रमोशन में उनका हिस्सा दिया जाना चाहिए, यहां भी लागू करना चाहिए। क्यों नहीं लागू हो रहा है? और आज तक कराना था ना। 12 साल 8 साल कहां बैठे थे? गवर्नर साहब का ढोल बजाते थे, उसके पीछे चलते थे, मोदी जी जिंदाबाद करते थे, और कुछ नहीं था तुम्हारे पास। बैठो पता है हमको तुम क्या करते हो। सर अस्पताल की बात करूंगा। आप गुरेज से जब यहाँ लाते हैं सर, एक मिनट यार बैठो, बात आपको दिखाएंगे, लोग दिखाएंगे ना। मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ SC की, आप उसके खिलाफ हो, ये आप उसके खिलाफ हो, इसीलिए चलाते हो। मैं कह रहा हूँ उनको प्रमोशन दे दो। ये देखो इसको जज करो, बिठाओ ना इसको, वोट के वक्त तुम्हारे साथ है। तो मेरी गुजारिश होगी सर, अब बहुत हो गया यार, मेरी गुजारिश होगी सर, उनको ये कवानीन यहाँ भी लागू होने चाहिए। दूसरी बात मैं कहूंगा सर, जहां तक हॉस्पिटल्स की बात है, मेरा इलाका जो है बर्फ से ढका रहता है, 6 महीने बंद रहता है सर। अभी मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार हूं, उमर अब्दुल्ला साहब का। 2012 से उसने एक कोशिश किया कि हेलीकॉप्टर सर्विस लगी, उसने फाइल बनाई। 2017 में फिर वो जाके उसकी सेक्शन हो गई, क्योंकि उसमें बहुत सारी NOCs लेनी थी, जिसके पीछे में पड़ा था और ले लिया।
लेकिन अगर मौसम खराब होता है दर्द से में होता है। अभी सर अभी 2 दिन पहले एक नौजवान बड़ुआब से मलनगाम से उसको अपेंडिसाइड हो गया, अपेंडिक्स हो गया। जहाज हम नहीं भेज सके क्योंकि मौसम साफ नहीं था, मर गया सर 22 साल नौजवान अपेंडिक्स से, क्योंकि हम उसको रेस्क्यू नहीं कर सके। मैंने एक सवाल दे दिया था सर कि दावर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को हम एक्यूप करें, फर्स्ट रेफरल बनाए। मुझे जवाब मिला सर कि हम कोशिश कर रहे हैं ये वो। तो मैं मैडम से गुजारिश करूंगा कि गुरेज सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को रेफरल अस्पताल का दर्जा दिया जाए और उसको वेल एक्यूप किया जाए। इसी तरह से बड़ूगाम है, बड़ूगाम से गुरेज आते आते सर 10 दिन भी रास्ता बंद रहता है, 15 दिन भी पैदल रास्ता, गाड़ी का तो बात ही नहीं है। अगर हम बड़ूगाम पीएचसी को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दर्जा दे दे, दावर अस्पताल को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दर्जा दे दे, तो बगटोर को जैसे पीएचसी है उसको पीएचसी का दर्जा दे दे, एनटीपीएचसी को पीएचसी का दर्जा दे दे, थोड़ा सा वहां सामान आ जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप एकदम से भेजेंगे या एकदम से करेंगे, उससे काफी फर्क पड़ेगा। अगर 10 पोस्टें क्रिएट होंगी वहां 5 तो पहुंचेंगे। अभी जैसा अभी चल रहा है, मैं शुक्रगुजार हूं अभी आप लोगों ने वहां स्पेशलिस्ट कुछ भेजे, मैं उसके लिए भी बड़ा शुक्रगुजार हूं। योर सेक्रेटरी, आपके सेक्रेटरी और आपकी टीम जो है बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन एक गायनी की जरूरत है सर। आप उसको रोटेशन बेस पे रखा है, वो भी आपने शुरू किया, पहले थी ही नहीं।